बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर सेल बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ सीलिया मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, सीलिया किस तरह मूव करता है उसका मैकेनिज्म आज देखते हैं। देखो, हमें पता है कि सीलिया जो है आप उसको सिंगुलर सीलियम कहते हैं। सिंगल सीलियम है, एक धागा है, और अगर बहुत सारे हैं तो सीलिया। एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे सीलिया हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट एक सीलिया यहां से बाहर निकाल देते हैं। एक सीलिया, वन सिंगल सीलियम। आपको मालूम है कि एक सिंगल सीलियम के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? पेरिफेरी में 9 है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, सो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनमें से 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स और 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 में से 5, जरा देखो, 9 ट्यूब्यूल्स है, 9 में से 5 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 ट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से सीलिया या सीलियम बेंड हो जाएगा। सीलियम क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। यानी ये जो आपका सीलियम है, इट विल बेंड लाइक दैट। सीलिया अपने आप को बेंड करेगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इफेक्टिव स्ट्रोक। अच्छा, अब इनका तो ड्यूटी खत्म हो गया। ये जो 4 है, 9 में से 4, ये जब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा? सीलिया वापस सीधा हो जाएगा, स्ट्रेटन। सीलिया स्ट्रेट हो जाएगा, यानी लाइक दिस। आपका सीलिया वापस सीधा हो जाएगा। इस सीधे हो जाने को क्या कहते हैं? रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक। तो चाहे सीलिया है या फ्लैजेला है, ये जब मूवमेंट कराते हैं उसमें ये क्या करते हैं? बेंड करते हैं और वापस सीधा हो जाते हैं। तो बेंड होने को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रोक। सीधा होने को क्या बोलते हैं? रिकवरी स्ट्रोक। ये एक बार उसने मूवमेंट कर दिया, अगली बार फिर इस तरह से ये अपने आप को बेंड कर देगा और सीधा हो जाएगा। फिर से बेंड होगा, सीधा होगा, वापस सीधा होगा, फिर बेंड होगा, सीधा होगा, वापस। इस तरह से ये इसका मूवमेंट चलता रहेगा। यानी इसके मूवमेंट में किरदार किस चीज का था? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनका रोल था। दोबारा बताते हैं, सीलिया कैसे बेंड करता है, किस तरह मूवमेंट करता है। सीलिया के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9। 9 में से जब 5 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो सीलिया बैंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। और वो जो बाकी 4 थे, टोटल 9 है, 5 ने तो बेंड कर दिया, बाकी जो 4 है जब वो कंट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक, और ये इस तरह चलता रहता है। दिस इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ सीलियरी मूवमेंट। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं। आप उसकी पिक्चर लेना चाहते हैं? श्योर। अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस के बारे में पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में कि ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी मैं पहले सेल लिख लेता हूं। इस सेल के अंदर हमने 2 दायरे लिखने हैं। ये 2 मेम्ब्रेन हैं। यहाँ से मेम्ब्रेन क्लोज, एक सुराख ओपन यहाँ पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये उसका बाहर वाला पर्दा है, ये उसका अंदर वाला पर्दा है। यहाँ पर पोर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स से चीज़ें बाहर आएंगी और कुछ चीज़ें अंदर आएंगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये अंदर आएंगे। और अंदर क्या क्या बन सकता है? आरएनए, राइबोसोम वगैरह वगैरह, ये बाहर आएंगे। ज़ाहिर है आरएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, वहाँ से बन के बाहर आएगा। मुख्तलिफ जो भी टाइप्स ऑफ आरएनए हैं वो सारे यहाँ बन के आएंगे। अच्छा, ये जो ग्राउंड है ये वाला, जिस तरह सेल के अंदर ये सारा ग्राउंड का नाम क्या था? इसका नाम आपने रखा था साइटोप्लाज्म रखा था ना। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका नाम दिया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो सबसे वेल नोन चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर एंजाइम नज़र आएंगे। बिल्कुल एंजाइम्स होंगे, डीएनए को बनाने वाले, डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम इधर है, बिल्कुल है। यहाँ आपको अमाइनो एसिड्स भी नज़र आएंगे। अमाइनो एसिड्स चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी नज़र आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी नज़र आएंगे। एंजाइम, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ आयंस भी होंगे, मैग्नीशियम आयंस भी हैं। लेकिन जो वेल नोन चीज़ें हैं ये चीज़ें एंजाइम है। एंजाइम का अपना काम है। अमाइनो एसिड्स आते हैं इधर और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पता है ये न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनसे डीएनए या फिर आरएनए बन जाएगा। तो डीएनए और आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है न्यूक्लियोटाइड्स, ये इधर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के अंदर काम की चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको
छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स यहां नजर आएंगे। पतले से धागे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। इन धागों को क्या कहा जाता है? इन धागों को, पतले पतले धागे को बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल्स। इस एक धागे को बाहर निकालते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल को बाहर निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं इस एक धागे को बाहर निकाल कर आपको दिखाऊं, बहुत लंबा सा धागा होगा, ऐसा लाइक दिस, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, सारा डीएनए ही है। लेकिन ये जो ओपन हुआ है, खुला हुआ है, इसको हम लोग वाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्वाइल अपॉन क्वाइल करेंगे, लाइक दिस, क्वाइल अपॉन क्वाइल अपॉन क्वाइल अपॉन क्वाइल अपॉन क्वाइल, ठीक है। ये जो एक धागा है, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, क्वाइल करेंगे, सुपर क्वाइल करके, क्वाइल करके, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक लंबा सा धागा था, उससे हम लोगों ने क्वाइल कर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ना, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। इसको कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो पहले उसका नाम क्या था? क्रोमेटिन मटेरियल्स। जब बहुत ज़्यादा पतला सा धागा था, लंबा सा धागा था, लेकिन वही पतला सा धागा जब क्वाइल हुआ तो एक थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड नमा स्ट्रक्चर उसने बना लिया। नाउ दिस इज स्लाइटली विजिबल। ये बहुत कम विजिबल है, ये विजिबल है। और ये अक्सर कब होता है? जिस टाइम सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो सेल अपना जो क्रोमोसोम है उसको इस तरह से क्वाइल करके ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, क्रोमोसोम। नाउ दिस इज एक्चुअली ए क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है। जब मैं इस क्रोमोसोम को थोड़ा और भी बड़ा करके आपके लिए लिख दूं, तो क्रोमोसोम आपको कॉपी की शक्ल में नजर आएंगे। अब जरा वो जो नक्शा मैंने किया हुआ है वो इधर भी होगा, ये देखो इस तरह से। ये ले, ये एक क्रोमोसोम है और उसकी कॉपी है। हम लोग अक्सर ऐसा लिखते हैं, एक क्रोमोसोम ये है और यहाँ पर जब दूसरा हम लिख लेते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी कॉपी है। दो क्रोमोसोम एक साथ हो जाते हैं। इनको नाम दिया जाएगा क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स का नाम दिया जाएगा इनको, या सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आप उसको कह सकते हैं। सो इंसान के जिस्म में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम है। ज़रा देखें, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, 3, 4, 5, 6, आप चलते जाइए, 46 तक आप चले जाइए। हर क्रोमोसोम का इस तरह का एक कॉपी होगा जो कि इसके साथ अटैच हुआ है। अगर कॉपी को भी काउंट किया जाए तो फिर टोटल क्रोमोसोम 46 का डबल आएगा, 46 का डबल आ जाएगा 92। तो बहरहाल हमारे न्यूक्लियस के अंदर उसमें पोर्स होते हैं, इसका न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, एंजाइम है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं।
और इनके अंदर छोटे छोटे से पतले पतले से धागे हैं जो खुले खुले हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो वो धागा अपने आप को कॉइल करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम रखा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल एक ही चीज़ है, सिर्फ उसका ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क है। जब क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे तब उसका नाम हो जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कॉपी होते हैं, उस कॉपी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। अच्छा, अब इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ तफसील आपको मैंने मज़ीद देना है। एक क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, यहाँ पर आकर थोड़ा तंग हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्ट्रिक्शन। तंग हुआ है ना ये जगह, क्योंकि दरमियान में है तो आप उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तंग हो गया, आगे जाकर फिर से ये फैल जाता है, सो बहरहाल ये जो जगह है जहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये वाला जगह, इस जगह का नाम है सेंट्रोमियर। ये वो जगह है जहाँ स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को अटैच करेंगे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आएंगे? सेंट्रियोल से आएंगे। ठीक है, शाबाश। सो ये जगह हो गया आपका, क्या नाम है इसका? सेंट्रोमियर। जब हम 2 क्रोमोसोम लिखेंगे ना, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। एक ही क्रोमोसोम, जब इसके साथ दूसरा लिख लेते हैं तो दूसरा क्रोमोसोम जब आएगा तो अटैच होगा कि नहीं होगा? कोई जगह तो होगा जिस पर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, कोई जगह तो होगा। एग्जैक्टली यही जो जगह है जिसे आप सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर पर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन इन 2 क्रोमोसोम को अटैच करने के लिए एक प्रोटीन आएगा। तो ये यहाँ से जो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ ये एक प्रोटीन है जो इन 2 क्रोमोसोम को आपस में मिलाएगा। इस प्रोटीन का नाम आपने याद रखना है काइनेटोकोर प्रोटीन। किंटोकोर या काइनेटोकोर प्रोटीन उसको कहते हैं। तो इस इलाके का नाम क्या है? और इसके अंदर जो प्रोटीन पड़ा हुआ इसका नाम क्या है? किंटोकोर। अक्सर लोग इसमें बर्शात होते हैं कि सेंट्रोमियर क्या है, काइनेटोकोर का क्या है। सेंट्रोमियर उस जगह का नाम है, जबकि उस जगह में जो पड़ा हुआ है चीज़ है, प्रोटीन, उसका नाम है काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर। अच्छा, ये भी हो गया आपका। अब क्रोमोसोम के हवाले से आपको बताता चले कि हर जानदार के जिस्म में क्रोमोसोम्स की एक ख़ास तादाद होती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की फिक्स्ड नंबर होती है। मिसाल के तौर पर इंसान के केस में अगर देखा जाए तो इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46। बाकी कुछ जानदार है उसमें 16 है, किसी में 8 है, अच्छा पौधों के अंदर भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ इंसान है। गाय, बकरी, हाथी, मछली, मेंढक, तितली, घास, सेब का दरख्त, माल्टे का दरख्त, टमाटर वाला पौधा, गंदम, गाजर, दुनिया जहाँ में जितने भी प्लांट्स है, फ्रूट्स है या एनिमल्स है, हर एनिमल में क्रोमोसोम की ख़ास तादाद होती है और वही क्रोमोसोम की तादाद उसकी पहचान होती है। जैसे इंसान में क्रोमोसोम की तादाद 46 होते हैं। इंसान के अंदर जो 46 क्रोमोसोम हैं ये असल में इनके पेरेंट से
आते हैं पेरेंट से। पेरेंट के जिस्म से 23 क्रोमोसोम आएंगे, हालांकि इसके जिस्म में 46 है, लेकिन जब इस बच्चे पैदा करने का टाइम आ जाए तो इसके अंदर एक ऐसा सेल भी होता है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान के अंदर आमतौर पर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए जो सेल बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, और जो 23 क्रोमोसोम वाला सेल होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। तो यहाँ से मेल से कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23 आएंगे। अच्छा, जब मदर है, मदर में भी तो वैसे 46 क्रोमोसोम है, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए मदर के बॉडी में एक स्पेशल सेल है, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। जिस तरह यहाँ पर उसका नाम स्पर्म था, यहाँ पर उसका नाम एग है, तो यहाँ से भी 23 क्रोमोसोम आएंगे। यहाँ से स्पर्म, अंडा, 23 क्रोमोसोम, तो जो आने वाला बच्चा होगा उसमें 46 क्रोमोसोम। तो बच्चा जो है वो नामुकम्मल होता है, इन्हीं 2 से वो मुकम्मल हो जाता है। सो दैट इज 46 क्रोमोसोम। अच्छा, अब क्रोमोसोम के अंदर एक और चीज़ बता के बस पर ये टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे। क्रोमोसोम के अंदर एक चीज़ को मैं ना आपको बताने के लिए, ये जो धागा है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। अगर आप ये क्रोमोसोम का धागा खोल लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कॉइल हुआ है बहुत, अगर आप इसको खोल के एक सादा धागा लिखोगे ना, क्रोमोसोम का एक सादा धागा अगर आप लोग लिखोगे, इस धागे के अंदर आपको नज़र आएगा डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स, डीएनए के 2 स्ट्रैंड। ये थोड़ा बड़ा करके, ये एक ही धागा था, बड़ा करके जूम करके देखा तो हमें देखा कि अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये जो डबल स्ट्रैंड है, दिस इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए, तो डीएनए कहाँ पर मौजूद है? ये सारा का सारा जो आपको धागा नज़र आ रहा है, ये असल में डीएनए है। ये असल में क्या है? ये बिल्कुल, ये मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में बता दूंगा, ये डीएनए है। अब इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा पार्ट, इस कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड जीन। उसको जीन बोलते हैं। और जीन क्या करता है? जीन कंट्रोल करता है आपके पूरे जिस्म को। जीन आपके आंखों का कलर जीन देता है, स्किन का कलर जीन देता है, बाल जीन है, ठीक है। आपके जिस्म के अंदर ग्रोथ हो रही है, छोटा कद है, बड़ा कद है, जीन है। आप ज़हीन है, आप स्मार्ट है, वो जीन आपको देते हैं। तो आपका सारा का सारा जिस्म अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन। तो वो जीन कहाँ पर है? वो आपके डीएनए के अंदर है। डीएनए कहाँ पर है? क्रोमोसोम के अंदर है। क्रोमोसोम कहाँ पर है? सो न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? न्यूक्लियस क्यों कंट्रोल सेंटर हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन करता क्या है? हमें तमाम के तमाम खसूसियात हमें जीन्स देते हैं। हत्ता कि ये जो आपने एंजाइम का नाम पढ़ा था, फलाना एंजाइम, माल्टेज एंजाइम है, ये एटीपेज एंजाइम है, ये सिंथेज फलाना, आपके जिस्म में जितने एंजाइम हैं वो किसकी इजाज़त से बनते हैं पता है? जीन्स। जीन्स नहीं है, एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है तो इंसान की बका नहीं है। हर एंजाइम और हर प्रोटीन जो आपके जिस्म में बनेगा, आज या कल जो बना था या आज जो बन रहे हैं या फ्यूचर में जो बनेंगे, हर प्रोटीन अक्सर प्रोटीन इस जीन की मदद से बनेंगे। और ये इतने स्पेशल चीज़ें हैं, अगर इनमें थोड़ी सी गलती आ गई, जीन में थोड़ी सी गलती अगर एक जीन में आ गई, थोड़ी सी गलती अगर एरर आ जाए, उससे एक प्रोटीन भी गलत किस्म का प्रोटीन बनेगा, और गलत प्रोटीन से गलत एंजाइम बन सकता है, तो उससे बीमारी भी आ सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको सिकल सेल का देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया, जिन लोगों की आरबीसीज बार बार जल्दी टूट जाते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होता है? उनमें एक जीन जो है वो ख़राब हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं।
सो दैट इज़ वाई, ये हम लोग सेकेंडरी की बायोलॉजी में फिर ज़्यादा अलग से पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आज हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जिक्र आया कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह है। इसके साथ आपने ये भी देखा कि अगर आप एक क्रोमोसोम को खोल के देखोगे, एक धागा, उस धागे के अंदर आपको 2 स्ट्रैंड्स नज़र आएंगे। उन 2 स्ट्रैंड्स को डीएनए कहा जाता है। उस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जीन, अच्छा एक जीन ही होता है, ये याद रखेगा। अगर मैं आपके लिए ये डीएनए लिख दूं इस तरह का, ये डीएनए है, ठीक है, तो हो सकता है ये वाला इतना छोटा सा पार्ट ये एक जीन हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा जीन हो, और फिर ये तीसरा जीन हो। आपके डीएनए में एक जीन नहीं है, बहुत सारे जीन्स होते हैं, राइट, और हर जीन जिस्म का एक ख़ास हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है। बस लास्ट में इधर एक और स्ट्रक्चर पढ़ के ये चैप्टर ही वाइंड अप कर लेते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ पर है डस्टर? ओह, इसी न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताना है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। डेफिनेशन जरा देख ले, डार्कली स्टेन्ड, स्टेन मतलब कलर किया हुआ, डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर within the nucleus is called न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस तो आपने पढ़ लिया, बट एक नया चीज आ गया, न्यूक्लियोलस। बोलो, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, डेफिनेशन आपको आ गया कि डार्कली स्टेन्ड है। मैं इस न्यूक्लियस के पार्ट्स आपको बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर पेरिफेरल पार्ट है ना, किनारे वाला हिस्सा है, किनारे वाला हिस्सा है। ये फिब्रिलर है। इधर आपको छोटे छोटे से फिब्रिल्स नजर आएंगे। किनारा वाला फिब्रिल का मतलब है धागे, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज आरएनए। इसके अंदर आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है यहाँ पर, और दरमियान में छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर पार्ट और फिब्रिलर, फिब्रिलर, ग्रेन्युलर और फिब्रिलर, ये बायोलॉजी के जो कुछ टर्म्स हैं शक्ल के एतबार से, ये आपको अगर याद रखोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी। अब ग्रेन्युलर बड़ा मुश्किल हुआ है ऐसा लग, ग्रेन्युलर, बट ये बायोलॉजी में आपको बार बार नजर आए। ग्रेन्युलर मतलब दानेदार स्ट्रक्चर, फिब्रिलर धागेदार, धागेदार और दानेदार। सो फिब्रिलर स्ट्रक्चर और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया। अब इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम देखिए, इसके अंदर आरएनए है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी है, मैं देख लेता हूँ, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं? राइबोसोम बना सकते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? 50% प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन, और 50% आरएनए से मिलकर बना हुआ है। तो ये प्रोटीन और आरएनए कहाँ पर मौजूद है? ये तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल ये जो एक दानेदार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है, जो कि यहाँ पर अंदर बन के बाहर आएंगे, राइबोसोम।
राइबोसोम कहाँ पर बनेंगे? हमेशा न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे। और राइबोसोम पता है किससे मिलकर बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यही आरएनए और प्रोटीन चूंकि न्यूक्लियोलस के अंदर है, लिहाजा वहाँ से ये बन के बाहर आ जाएगा। अगर ये यहाँ से बना तो फिर किस सुराख से आएगा? यस, न्यूक्लियर पोर से आएगा। और डू यू नो यहाँ पर कौन सा चीज़ कनेक्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से कनेक्ट है। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम नज़र आ रहे हैं वो क्या है? वो दरअसल कहाँ पर बने थे? न्यूक्लियोलस के अंदर बने थे राइबोसोम, बाहर निकले थे और न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आ गए थे। सो दैट इज़ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ सेल। और कल से फिर इंशाल्लाह मंडे से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, वो स्टार्ट करेंगे। खैर से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही को इरादा है वो स्टार्ट करेंगे।